नमस्कार, मैं अहमद रजा हाशमी। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले मुख्य समाचारों पर। पीएम मोदी ने मन की बात सुनने के लिए देशवासियों को किया आमंत्रित। कहा, समाज को बेहतर बनाने वाली प्रेरणादायक यात्राओं को साझा करना आनंददायक होता है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर दौरे के दौरान हुआ हमला। स्थानीय लोगों ने घोटाले का आरोप लगाकर किया विरोध। पशुपालन मंत्री नंदकिशोर राम का बड़ा आरोप। कहा, दलित हूं इसीलिए आवंटित बंगला खाली नहीं कर रही है पूर्व सीएम राबड़ी देवी। सांसद अरुण भारती ने सड़क सुरक्षा कार्यों में सुस्ती पर जताई नाराजगी। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने का अधिकारियों को दिया निर्देश। और देश को मिले 1025 नए अग्निवीर। दानापुर में 7वीं बैच की पासिंग आउट परेड का किया गया आयोजन। आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आज सुबह 11 बजे प्रसारित होने वाले मन की बात के आगामी एपिसोड को सुनने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज को बेहतर बनाने वाली प्रेरणादायक जीवन यात्राओं को साझा करना हमेशा ही अत्यंत आनंददायक होता है। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, न्यूज ऑन एआईआर वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण न्यूज ऑन एआईआर डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्वांग 5 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। अपनी यात्रा की शुरुआत उन्होंने बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के साथ की, जिसके बाद वे दिल्ली पहुंचे, जहां पालम एयरपोर्ट पर केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने उनका स्वागत किया। पेश है ये रिपोर्ट। दिल्ली पहुंचने पर म्यांमार के राष्ट्रपति की आज विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात हुई। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, संपर्क, सीमा सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना है। तीस मई से 3 जून तक चलने वाले इस दौरे के दौरान राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत और म्यांमार के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत बनाने समेत विभिन्न पारस्परिक हितों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति भारत म्यांमार व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगे। अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रपति 2 जून को मुंबई का भी दौरा करेंगे। इन यात्राओं के दौरान वे व्यापार एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे और विभिन्न स्थलों का भ्रमण करेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद मीन आंग हलाइंग का ये पहला विदेशी दौरा है, इसलिए इसे म्यांमार और भारत के संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत की कोशिश म्यांमार के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की होगी। म्यांमार के राष्ट्रपति आधिकारिक भारत दौरे पर शनिवार को बिहार पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आए राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा की शुरुआत भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली महाबोधि मंदिर से की। म्यांमार के राष्ट्रपति ने महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर परिसर में स्थित पवित्र बोधि वृक्ष का दर्शन और पूजन भी किया। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित एक महत्वपूर्ण साझेदार देश है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग की ये आधिकारिक यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को नई गति प्रदान करने और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को शनिवार को अपने सोनारपुर दौरे के दौरान स्थानीय लोगों के भारी विरोध और आक्रोश का सामना करना पड़ा। अभिषेक बनर्जी हाल ही में हुए चुनाव के बाद भड़की हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने और उन्हें सांत्वना देने के लिए क्षेत्र के दौरे पर आए थे। पेश है एक रिपोर्ट। बंगाल की जनता ने अपनी वोट की ताकत से इस भय और अत्याचार का अंत कर दिया। जनता का सालों से दबा गुस्सा अब सीधे उन लोगों पर फूट रहा है जिनकी शह पर सारा गोरख धंधा चलता रहा। जनता का आक्रोश। अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला उसी उबलते गुस्से का नतीजा है। वो बोला था ना 7 तारीख के बाद डीजे बजाएगा, हम लोग आज डीजे बजाएंगे, आज उनका डीजे बजाएंगे, ठीक है, हम लोग डीजे बजाएगा। दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में चुनाव बाद हुई हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे सांसद अभिषेक बनर्जी को स्थानीय निवासियों और उग्र भीड़ के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। देखते ही देखते हालात कदर बेकाबू हो गए कि स्थानीय लोगों ने टीएमसी सांसद पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। जानकारी के अनुसार भीड़ ने टीएमसी नेतृत्व के खिलाफ और पिछले शासनकाल के दौरान हुए कथित घोटालों को लेकर चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। अभिषेक बनर्जी इस घटना का ठीकरा भाजपा पर फोड़ रहे हैं। ऑल बीजेपी स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया। अभिषेक बनर्जी पर दोहरा संकट। अभिषेक बनर्जी को जनता के गुस्से के साथ साथ प्रशासनिक कार्रवाई का सामना भी करना पड़ रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को सीआईडी की टीम ने उनके कालीघाट स्थित आवास पर पहुंचकर नोटिस सौंपा। यह नोटिस विधानसभा में कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले की जांच से जुड़ा है। इसी बीच भवानीपुर थाने में उनके खिलाफ एक और शिकायत दर्ज हुई है। आरोप है कि चुनाव के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर गुजराती गैंग शब्द का इस्तेमाल कर भड़काऊ पोस्ट किया था। इससे पहले भी विधाननगर साइबर थाने में इसी मामले में शिकायत दर्ज हो चुकी है। खनन माफिया बना काली कमाई का कुबेर। तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में जिस बालू चोरी, राहत सामग्री के गबन और सत्ता के दुरुपयोग की खबरें आम हो गई थी, उन पर अब शुभेंदु सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति साफ नजर आ रही है। बीरभूम के मोहम्मद बाजार इलाके में सीबीआई की छापेमारी के बाद जो तस्वीरें सामने आईं, वो ये बताने के लिए काफी हैं कि तृणमूल शासन के दौरान अवैध कमाई का पूरा उद्योग खड़ा कर दिया गया था, जो अब सत्ता परिवर्तन के साथ ही बेनकाब हो रहा है। सीबीआई की टीम ने कथित बालू कारोबारी लगन शेख के घर और ऑफिस पर छापा मारा तो वहां से 49,75,000 रुपए नकद और करीब 502 ग्राम सोने के आभूषण बरामद हुए, जिसके बाद शमीम शेख नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों का कहना है कि बालू चोरी के इस नेटवर्क में तृणमूल कांग्रेस के कई प्रभावशाली नेताओं के नाम भी जुड़ रहे हैं। टीएमसी राज में गरीबों का हक लूटा। टीएमसी के संरक्षण में सिर्फ नदियों को ही नहीं चीरा गया, बल्कि गरीबों के हक पर डाका भी डाला गया, जिसका सबूत है कंबल, त्रिपाल और साड़ियों की खेप। ये सारा सामान नदिया जिले के नवदीप नगर पालिका में टीएमसी चेयरमैन विवान कृष्ण साहा के ठिकाने से बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार ये सारा सामान सरकारी राहत सामग्री थी, जो आपदा प्रभावित गरीबों में बांटना था, लेकिन टीएमसी चेयरमैन ने इसे बेचकर अपनी तिजोरी भरने की फिराक में था, लेकिन समय रहते पकड़ा गया। इस लूट के उजागर होते ही लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। बंगाल के अच्छे दिन। भ्रष्टाचार पर सख्ती के साथ साथ शुभेंदु सरकार विकास की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है। मंत्री दिलीप घोष ने स्पष्ट कहा, टाटा जैसे कई उद्योगपति बंगाल में आना चाहते हैं। ऐसे में सरकार उनसे बात कर रही है और उद्योग लगाने के लिए जरूरी रणनीति पर काम किया जा रहा है। टाटा जैसा बहुत सारा उद्योगपति बंगाल में आना चाहते हैं। सरकार बदलते ही उनका फोन शुरू हो गया है, तो हम बोले कि बिल्कुल आपको बुलाएंगे और यहाँ काम करने का, बिजनेस करने का, इंडस्ट्री लगाने का सारी व्यवस्था देंगे। थोड़ी देर 1-2 महीना समय लगेगा। यह संकेत साफ है कि पश्चिम बंगाल अब पुरानी राजनीति और लूट के मॉडल से आगे निकलकर सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने की राह पर है। बालू माफिया, राहत घोटाले और सत्ता के दुरुपयोग के दौर से बंगाल थक चुका था। ऐसे में अब नई सरकार न सिर्फ गड़बड़ियों पर लगाम कस रही है, बल्कि बड़े उद्योगों को आमंत्रित कर रोजगार और विकास की नई कहानी लिखने की तैयारी में है।
विकसित भारत की परिकल्पना में कृषि का अहम योगदान है। इससे देश की लगभग आधी आबादी को रोजगार मिलता है। वहीं अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में कृषि 17 से 18% का योगदान देती है। विकसित कृषि के बिना विकसित राष्ट्र का लक्ष्य अधूरा है। इसीलिए सरकार कृषि को कल्याणकारी मॉडल से निकालकर तकनीक, आत्मनिर्भरता और स्थिरता की ओर ले जा रही है। पेश है ये खास रिपोर्ट। मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ा और दूरदर्शी फैसला लिया और वो था पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना में किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे जाने लगी। अब तक करीब 11 करोड़ से ज्यादा किसान इस योजना में पंजीकृत हो चुके हैं। 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डीबीटी के जरिए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। 2025-26 के बजट में अकेले पीएम किसान के लिए लगभग 63,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक है। इस योजना के चलते किसान साहूकारों के कर्ज के बोझ से मुक्त हुआ। किसानों को आंधी, बारिश, तूफान, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत देने के लिए 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मोदी सरकार ने शुरू किया। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि और फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना था। अभी तक करीब 11 करोड़ से अधिक किसानों को 1.93 लाख करोड़ का क्लेम भुगतान किया जा चुका है। हमारा कृषि क्षेत्र 14-15 के बाद 4.45% हर वर्ष उसकी ग्रोथ आई है, जो कि एक ऐतिहासिक ग्रोथ है, अनप्रेसिडेंटेड है। उससे पहले 14-15 से पहले कभी भी किसी 10 वर्ष में इतनी ज़्यादा ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं दर्ज की गई। वर्ष 2015-16 में हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर ड्रॉप के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य किसानों तक सिंचाई पहुंचाना, पानी की बचत करना और आधुनिक माइक्रो इरिगेशन तकनीक को बढ़ावा देना था। इस योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी माइक्रो इरिगेशन तकनीकों को बढ़ावा मिल रहा है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई परियोजना को प्राथमिकता दी गई। मोदी सरकार ने वर्ष 2015 में देश भर में 100% नीम कोटेड यूरिया लागू किया। इसका उद्देश्य किसानों को पर्याप्त यूरिया उपलब्ध कराना, कालाबाजारी रोकना और खेती में यूरिया की दक्षता बढ़ाना था। सरकार के अनुसार नीम कोटेड यूरिया से यूरिया की गैर कृषि क्षेत्रों में होने वाली ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग पर बड़ी रोक लगी। इससे किसानों को समय पर यूरिया मिलने लगा और मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। नीम कोटेड यूरिया के उपयोग से धान, गन्ना, मक्का और सोयाबीन की पैदावार में लगभग 17% तक वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही कीटनाशकों के उपयोग और खेती की लागत में भी कमी आई। दूसरी ओर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत वर्ष 2022-23 में पायलट और मिशन मोड में की, जिसे बाद में विस्तार दिया गया। इस मिशन के तहत रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण, मॉडल फार्म और वित्तीय सहायता दी जा रही है। सरकार ने इस मिशन के लिए करीब 2500 करोड़ रुपए से अधिक का बजट निर्धारित किया है, ताकि प्राकृतिक खेती को देश भर में बढ़ाया जा सके। देश के कई राज्यों में इसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। बड़े बदलावों के लिए मोदी सरकार ने कृषि में डिजिटल मॉडल पर बड़ा जोर दिया। एआई और ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित खेती जैसी योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए बड़े और किसान हितैषी फैसले लिए गए। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किसानों को आसान और सस्ता कृषि ऋण देने के लिए की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को बीज, खाद, सिंचाई और खेती की अन्य जरूरतों के लिए बैंक से क्रेडिट सुविधा मिलती है। इसमें सामान्य ब्याज दर लगभग 7% है, जबकि सरकार की 2% ब्याज सब्सिडी और 3% समय पर भुगतान प्रोत्साहन के बाद प्रभावी ब्याज दर करीब 4% रह जाती है। ये सुविधा जमीन मालिक किसानों के साथ साथ बटाईदार, किराएदार किसान, डेयरी, मछली पालन और अन्य कृषि से जुड़े किसानों को भी मिलती है। भूतपूर्व उपलब्धियां एग्रीकल्चर सेक्टर में रही हैं।
और उनसे आगे के लिए भी आशा इस सेक्टर से और ज़्यादा बनी। देश के कृषि और किसानों के लिए बड़ी योजनाओं के साथ ही मोदी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में एमएसपी 1.5 गुना या कुछ फसलों पर उससे भी अधिक तक बढ़ाकर किसानों के उत्पादन की सरकारी खरीद की। सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि किसान को उसकी फसल की लागत का कम से कम 50% मुनाफा जरूर मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भारत की कृषि को सहायता आधारित मॉडल से स्थायी आय वाले मॉडल तक पहुंचाने की रही है, जिसमें भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिहार सरकार के डेयरी पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम ने रामनगर के एक निजी होटल में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। मंत्री ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वे एक दलित समाज से आते हैं, इसी वजह से बिहार सरकार द्वारा उन्हें आवंटित किया गया सरकारी आवास पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी खाली नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी का यह अड़ियल रुख साफ तौर पर यह दर्शाता है कि वह और उनकी पार्टी पूरी तरह से दलित विरोधी मानसिकता से ग्रसित है। और रामनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुआ हूं, जो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित है। मैं डेयरी मत्स्य और पशु संसाधन मंत्री के रूप में बिहार के लिए काम कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके द्वारा यह कहना कि मैं आवास खाली नहीं करूंगी, तो मैं दलित हूं इसीलिए, यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। मंत्री नंदकिशोर राम के इस बड़े आरोप के बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। सत्ता पक्ष जहां इस मुद्दे पर लामबंद हो रहा है, वहीं विपक्षी खेमे यानी राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने सफाई देते हुए कहा कि राबड़ी देवी से बंगला खाली कराना कानूनन सम्मत नहीं है। तैयार हैं, क्योंकि बहुत सारे एमपी हैं, दिल्ली में मकान ले लिया है, यहाँ बड़ा बड़ा बंगला रखे हुए हैं, तो बड़ा बड़ा बंगला नियमानुकूल नहीं है, नियम संगत नहीं है, और एमपी को यहाँ मकान नहीं मिलता है। कई लोग ऐसे हैं जो दो दो मकान रखे हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो इसके पात्र नहीं हैं। रोहतास में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता जिला प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने की। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि समिति की बैठक में राशन कार्ड निर्माण में अनियमितता और बिचौलियों की भूमिका का मुद्दा प्रमुखता से उठा। इस पर जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़, सुखाड़ और हीट वेव जैसी संभावित परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने को कहा गया है। पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा कर संबंधित विभागों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। लास्ट ईयर भी हमें टैंकर की आवश्यकता नहीं पड़ी थी जिले में पानी भेजने के लिए, और जो व्यवस्था है उसमें आने वाले समय में भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और पीएचडी ने काफी व्यवस्था किया हुआ है चापाकल का और सबका, कुछ चापाकल का रिपेयर किया है और तत्काल लोग प्रयास भी कर रहे हैं, क्योंकि मानसून ब्रेक करने का जो फोरकास्ट है वो 15 जून के आसपास का है इस जिले में, और 15 जून के बीच में भी एक आध बार और बारिश होनी है। तो जो हीट वेव का एक हम लोगों का स्ट्रेस था कि हीट वेव से पिछली बार 6 लोग मर गए थे, तो उसको कैसे हम लोग कर्व कर सकें, उसको रोक सकें। तो आइसोलेशन रूम भी हॉस्पिटल में बनाया गया, लेकिन हमको नहीं लगता है कि उसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बारिश इस बीच में फिर होगा 15 से, तो फिर मानसून ही ब्रेक कर जाएगा। शेखपुरा में जमुई के सांसद अरुण भारती की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों और पुलिस की तरफ से किए जा रहे सुस्त कार्यों की गति पर नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क दुर्घटना में घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए।
सड़क सुरक्षा को कैसे गंभीरता से लेते हुए जिले की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की जाती है, उनका क्या नतीजा होता है और उसको बेहतर कैसे किया जाए, इसके लिए लगातार हम लोग बैठक करके प्रशासन से बातचीत करते हैं और उनसे हम लोग जवाब तलब करते हैं। इस बार की जो बैठक थी उसको लेकर के थोड़ी सी इस बात की चिंता रही कि जिस तरह का अनुपालन हम लोगों को धरातल पर दिखना चाहिए, उसमें जितनी तरक्की होनी चाहिए थी उस तरह की तरक्की नहीं दिखी। इसीलिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो भी अनुपालन सही से नहीं किए गए हैं, अगली बैठक से उनको पहले उसको पूर्ण किया जाए और जनता की सड़क की सुरक्षा को लेकर के, उनके जान माल को लेकर के जिस तरह का अनुपालन और जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए उसमें और तीव्रता लाई जाए। बिहार रेजिमेंट सेंटर में 7वीं बैच के अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन किया गया। 24 सप्ताह के कठिन सैन्य प्रशिक्षण के बाद आज देश को 1025 नए अग्निवीर मिल गए। परेड के दौरान अग्निवीरों ने देश सेवा, अनुशासन और समर्पण की शपथ ली। इस अवसर पर विभिन्न धर्म गुरुओं ने अग्निवीरों को राष्ट्र सेवा के प्रति निष्ठा और समर्पण की शपथ दिलाई। प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को विभिन्न श्रेणियों में मेडल और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बिहार रेजिमेंट सेंटर के कमांडिंग ऑफिसर और समीक्षा अधिकारी मेजर जनरल जय सिंह बैंसला ने परेड की सलामी ली। उन्होंने अग्निवीरों को संबोधित करते हुए भारतीय सेना में शामिल होने पर बधाई दी। उन्होंने जवानों से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने का आग्रह किया। रोहतास पुलिस ने धौराड़ थाना क्षेत्र में हुए लूटकांड का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके पास से लूटी गई ज्वेलरी को गलाकर तैयार किया गया सोना और 5 एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी जब्त किया है। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार अपराधी विभिन्न जिलों में लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले संगठित गिरोह से जुड़े हैं। डीएसपी विप्लव कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर गिरोह के अन्य सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आया है जिस पे जो है एसआईटी की टीम पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस वर्ष विशेष रूप से युवाओं को भ्रामक प्रचार अभियानों और नशे की आदतों से दूर रखने पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार तंबाकू कई घातक बीमारियों का प्रमुख कारण है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में तंबाकू निषेध दिवस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और जागरूकता संदेश। धीरे धीरे शरीर को भीतर से खोखला कर देती है। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी और अन्य तंबाकू उत्पाद न केवल कैंसर बल्कि हृदय रोग, फेफड़ों की गंभीर बीमारियों और स्ट्रोक जैसी जानलेवा समस्या का कारण बनते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल लाखों लोगों की मौत तंबाकू सेवन और उसके धुएं के संपर्क में आने से होती है। इन्हीं खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का संदेश है तंबाकू और निकोटीन उत्पादों के आकर्षण का पर्दाफाश करना। टोबैको किसी भी फॉर्म में ले रहे हो, चाहे स्मोक के फॉर्म में ले रहे हो या च्युइंग के फॉर्म में ले रहे हो, ये शरीर के लिटरली हर ऑर्गन में कैंसर करने की कैपेसिटी रखता है। केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध, तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी चित्रों का अनिवार्य प्रदर्शन और जन जागरूकता अभियान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम आईपीएल 2026 के खिताबी महामुकाबले में आज डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खिताबी भिड़ंत होने जा रही है।
दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमें अपनी दूसरी आईपीएल ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। पेश है ये रिपोर्ट। एक बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की है, ऐसे में यह मुकाबला बराबरी का माना जा रहा है। दोनों टीमें इस मैच में अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरेंगी। बात अगर दोनों टीमों के बीच आईपीएल में हुए अब तक के मुकाबलों की करें तो अब तक दोनों टीमें 9 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें आरसीबी ने 5 मुकाबले जीते हैं, जबकि गुजरात टाइटंस ने 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। इस सीजन की बात करें तो आइए अब देखते हैं 3 मिनट में 10 खबरें। अहिल्याबाई होलकर जयंती पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और यूपी सीएम योगी समेत कई नेताओं ने किया नमन। उनके आदर्शों को बताया प्रेरणा स्रोत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार झारखंड जाएंगे नितिन नवीन। 6 और 7 जून को प्रस्तावित दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जताई नाराजगी। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमले की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की निंदा। समस्तीपुर में भाई की हत्या करने वाला आरोपी गणेश कुमार गिरफ्तार। कहा दीवार निर्माण को लेकर हुए विवाद में चचेरे भाई सूरज को मारी गोली। बक्सर की नवानगर पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर 2 युवकों को किया गिरफ्तार। युवकों पर पुलिस पर हमले करने का है आरोप। श्रद्धालुओं को लेकर आंध्र प्रदेश से वाराणसी जा रही बस मोहनिया समेकित चेक पोस्ट के पास अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। 6 यात्री की मौत, 6 यात्री घायल। माफ कीजिएगा। दिल्ली में साकेत मेट्रो स्टेशन के पास 5 मंजिला इमारत गिरी। 12 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। राहत बचाव कार्य जारी। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर देश भर की पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। और होर्मुज में ईरान जा रहे जहाज पर मिसाइल अटैक। अमेरिका बोला हम तेहरान के खिलाफ फिर से युद्ध शुरू करने में सक्षम। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। पीएम मोदी ने मन की बात सुनने के लिए देशवासियों को किया आमंत्रित। कहा समाज को बेहतर बनाने वाली प्रेरणादायक यात्राओं को साझा करना आनंददायक होता है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर दौरे के दौरान हुआ हमला। स्थानीय लोगों ने घोटाले का आरोप लगाकर किया विरोध। पशुपालन मंत्री नंदकिशोर राम का बड़ा आरोप। कहा दलित हूं इसीलिए आवंटित बंगला खाली नहीं कर रही हैं पूर्व सीएम राबड़ी देवी। सांसद अरुण भारती ने सड़क सुरक्षा कार्यों में सुस्ती पर जताई नाराजगी। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने का अधिकारियों को दिया निर्देश। देश को मिले 1025 नए अग्निवीर। दानापुर में 7वीं बैच की पासिंग आउट परेड का किया गया आयोजन।
और आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये हिंदी बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।